Today we are going to continue with the same chapter, financial management. In our last class, we had started off with a chapter with NCERT. Then we had done the meaning of financial management, then the importances and what are the financial decisions that we take. तो सबसे पहले हमारा आ जाता है आई एम स्टार्टिंग विथ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस and then we have to go for the other decisions that we take, that is capital budgeting में क्या क्या रहता है, then financing decision and then the third one is the dividend decision. These are the three important decisions that a company finance manager needs to take. एक जो finance manager होता है ये उसकी मतलब he has to see various options, various alternatives and best selection. अब ज़रूरी नहीं है कि बेटा बेस्ट कुछ नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, द बिजनेस एनवायरनमेंट, बट वही है कि दे हैव टू गो थ्रू ऑल द इट्स एंड बट्स, उसके सारे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, अपनी कंपनी का ऑपरेशनल लेवल, इन सब को देखते हुए दे हैव टू गो फॉर ऑल दीज डिसीजंस. सो दैट इज वाई ये जो डिसीजंस होते हैं इनको हम लोग जो है इररिवर्सिबल भी बोलते हैं, बिकॉज ये डिसीजंस जो है एक बार आपने ले लिया तो इनको वापस करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. दैट इज व्हाई समटाइम्स वी इवन कॉल देम एज irreversible decisions. So now, as I have already said, there are three important decisions. सबसे पहला है investment. Now, what is the meaning of investment? क्योंकि हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं इन्वेस्ट करना, यानी कि अपना जो पैसा बचा हुआ है उसे किसी जगह पे लगाना. नो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द अ फर्म हैज टू चूज कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, इट हैज टू चूज वेयर दे कैन expect the possible return in the higher side. यानी कि जो आपके पास फंड्स हैं उनको आपने अलग अलग एसेट्स में कहाँ लगाना है. इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं. दिस कम्स एज अ वन मार्कर क्वेश्चन. मतलब व्हाट इज द अदर नेम फॉर investment decision in long term? तो capital budgeting, because it involves capital. It involves committing the finance on a long term basis. For example, नई machinery, नया project, नया branch, acquiring any, और ये सारा कुछ पेपर में आया हुआ है. The entire ये जो word to word है, it has all come कि ये इनको हम क्या बोलते हैं. These decisions are very crucial because इनमें जो हम इन्वेस्ट करेंगे वही हमारे अर्निंग कैपेसिटी को जो है बताता है. द साइज ऑफ एसेट, द प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस. आप लगा रहे हो तो देयर माइट बी कॉम्पिटिशन, और इनमें हमारा जो है वी आर ऑल्सो गोइंग टू इन्वॉल्व अ ह्यूज अमाउंट. मशीनरी होगी तो आपका पूरा का पूरा मशीनरी, इट्स नॉट वन और टू, इट माइट बी इन्वॉल्विंग क्रोर्स ऑफ रुपीज. इन्हीं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ द गवर्नमेंट हैज गिवन द प्रोजेक्ट ऑफ टू रीवैम्प एनी एयरपोर्ट टू वन कंपनी. तो उस कंपनी को जो है उसे रिवैम्प करने के लिए उससे रिलेटेड सारी चीजें उनको अरेंज करनी है. So they have to make all the arrangements. So it would be a very crucial decision. So you cannot wriggle out of it. They need to be taken with utmost care. These decisions are concerned with those who understand them comprehensively. A bad capital may severely damage the company's image as well as the finance. और शॉर्ट टर्म हमारे होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, द वर्किंग कैपिटल डिसीजंस,
जो हमारे डे टू डे हमारा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमारा लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना होना चाहिए, कितना हमें पैसा आएगा, कितना हमें देना है, एवरीथिंग विच इज डे टू डे अफेयर्स, वो हमारा है। एंड इसमें देर आर टू फैक्टर्स। एक, आपके पास हमेशा रेडी कैश होना चाहिए, लिक्विडिटी, एंड ऑल्सो द प्रॉफिटेबिलिटी। सो एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, ये सारा आपके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए ज़रूरी हो जाता है। यानी कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल, वेदर इट इज़ द वर्किंग कैपिटल और द कैपिटल बजटिंग, यू हैव टू गो थ्रू मेनी फैक्टर्स। और अब आता हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, यानी कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी project, when you are investing in the machineries, your company is opening a new branch, it's acquiring some other company, तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है। we need to also calculate the returns. Then once you have selected, if there is only one project, तो आपको rate of return को देखना है, investment and its comparability with the industry's average. फिर आप देखोगे first is cash flow of the project. When a company takes an investment decision involving huge amount, तो उस दौरान वो expect करती है कि there should be some cash flow, यानी कि आपको जो कैश रिसीव हो रहे हैं, पेमेंट्स आपको रिसीव हो रहे हैं, तो आपको देखना है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट तो आप कहीं ना कहीं से पैसा लाओगे, तो पैसा लाने का मतलब है आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। सो व्हेन योर मनी इज ब्लॉकिंग, तो आपको ये भी देखना है कि यू हैव टू कीप द कैश फ्लो रेगुलर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। और ये मैंने उस दिन भी बताया था, अगेन आई एम टेलिंग दैट रेट ऑफ रिटर्न मीन्स आप जो लगा रहे हो, the calculations are based on the expected returns from each proposal and assessment of risk. जैसे ये एक लिखा हुआ है, there are two projects A and B, एक को 10% है, दूसरे में 12 है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम 12 में जाएंगे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम 12 में जाएंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब हो गया, मीन्स व्हेन द रिस्क इज मॉडरेट, व्हेन द रिस्क इज इक्वल इन बोथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि बी प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है और ए प्रोजेक्ट में रिस्क कम है, तो देन वी माइट बी गोइंग विद ए प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ बी, क्योंकि रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मीन्स इसमें आप कैलकुलेशन करोगे कितना अमाउंट, अगर इफ यू आर टेकिंग द लोन, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हो तो योर ऑब्लिगेशन इज टू रिटर्न बैक द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट, कैश फ्लो। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जो आप करते हो while you will be in your BCom MBA, वहां पर इनफैक्ट इन MBA you learn all these कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को हम कैसे करते हैं, अलग अलग फॉर्मूलास लगाते हैं। वी हैव टू सी द ओवरऑल 4-5 years का बैक का पीरियड देखना होता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो उस ऑलरेडी उस मतलब कि उसमें है उनका क्या, हम मतलब कि व्हाट वाज द फ्लो, उसको देखना पड़ता है। तो वी गो फॉर मेनी टेक्निक्स, mathematical calculations, and then we would be deciding कि हमें किस में करना है। So in the capital decision, these three criteria are involved. Capital means when you are investing your money on a large project. The project can be a new project. You are acquiring any plant. You are going to invest in any in the plant and machineries. You are planning to open your branch in some other company in another state or country. इनमें जो इन्वेस्टमेंट हमें लगाना है, ये सारा हमारा कैपिटल बजटिंग में आता है। नाउ कैपिटल बजटिंग तो है इन्वेस्ट कैसे करना है। अब ये जो पैसा हमारे पास आएगा वो कहां से आएगा, दैट इज फाइनेंसिंग ऑप्शन, यानी कि आपको कितना अपना पैसा लगाना है, कितना बाहर से निकालना है,
The decision is about quantum of finance to be raised from various long term sources, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो हम वर्किंग कैपिटल में लेकर चलेंगे. It involves the available resources, यानी कि आपके पास दो होंगे, इक्विटी एंड डेब्ट फंड. इक्विटी एंड डेब्ट फंड. तो what should be the quantum of equity, what should be the borrowed funds, how much you should go for the retained earnings. आपके पास ये सारा कुछ होगा. borrowed मतलब लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एंड इक्विटी मतलब आपके रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर कैपिटल जो आप यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स के फंड आपके इक्विटी, कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, एंड बोरोड फंड्स आपके एनीथिंग विच यू आर गोइंग टू फाइनेंस. नाउ यू हैव टू डिसाइड द प्रोपोर्शनेट. उसके लिए आपको एक एक सोर्स को, डिबेंचर को अलग से, बॉन्ड्स को अलग से, लोन को अलग से, इक्विटी शेयर को अलग से, रिटेन्ड अर्निंग्स को अलग से, हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको जो है पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू एनालाइज. आपने जो हमने ऊपर देखा है उसी तरीके से कैश फ्लो, इन्वेंट्री वी हैव टू कैलकुलेट, बिकॉज इफ यू हैव बोरोड यू नीड टू पे द इंटरेस्ट. आपकी कंपनी में कैश है या नहीं है, इट इज नॉट. देन आपको रीपे भी करना है ऑन द फिक्स्ड टाइम. इफ यू हैव टेकन इट फॉर 3 years से 3 years बाद आपको वापस करना है. एंड इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट देन इट माइट बी द फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि आगे दैट कैन बी detrimental फॉर द कंपनी. शेयर होल्डर्स फंड डेफिनेटली आपको जो है रिटर्न नहीं करना है, आपको रीपे नहीं करना है. इनफैक्ट आप 2 साल तक अपने डिविडेंड को होल्ड भी कर सकते हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है. सो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, हाउ मच व्हाट दे आर, मतलब कि हाउ दे आर बिहेविंग. सो दे हैव टू जुडिशियसली सी कितना डेट ले सकते हैं, कितनी इक्विटी ले सकते हैं, कितना प्रेफरेंस हो सकता है, कितना रिटेन हो सकता है, उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें वो सब कितना आना चाहिए. सो द कॉस्ट ऑफ ईच हैज टू बी डन. कॉस्ट कैसे हम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप मैं एक बहुत सिंपल सा एंड वेरी वियर्ड वो ले रही हूँ जस्ट फॉर योर. अगर आप मान लो कि यू आर बाइंग से मोबाइल, ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि देयर इज वन थिंग कि आप ईएमआई में खरीदो, राइट? जब आप ईएमआई में खरीदते हो तो व्हाट हैपेंस इज, आपने से 40,000 का मोबाइल खरीदा, तो जब आप उसको रिटर्न करते हो, कभी अमेजन पे देखना उनका कैलकुलेटर होता है ऑफ डिफरेंट बैंक्स, मींस एचडीएफसी से, तो आप देखोगे तो उनका डिफरेंट परसेंटेज होता है. तो जैसे आपने 40,000 किया है, ठीक है, और आप रिटर्न कर रहे हो 60,000, आपने 40 लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि जब आप वापस दे रहे हो तो कौन सा आपको महंगा या सस्ता पड़ रहा है. सिमिलरली व्हेन अ कंपनी इज गोइंग टू टेक द इन्वेस्टमेंट, मतलब उनको अपना फाइनेंस लेना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो दे ऑल्सो हैव टू गो थ्रू ऑल दीज फॉर्मूलाज. डेट ये पेपर में आता है, आया हुआ है. Debt is considered to be the cheapest of all the sources. Why? भाई डेट तो हमेशा महंगा बोलते हैं, तो डेट क्योंकि जब आप डेट लेते हो, जो हम लोग अभी वो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ऑन द, तो जब हम प्रॉफिट हमें आता है ना, तो प्रॉफिट में से जो हमें इंटरेस्ट देना होता है फॉर टूवर्ड्स अ डेट, इट इज नॉट अंडर टैक्सेस. No, 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 no. It is not equity. Debt इसीलिए चीपर होता है, मतलब यहाँ पर एक एक का हम लोग बेटा वो ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. डेट वैसे चीपर होता है, क्यों? क्योंकि आपको जो प्रॉफिट होता है उस पर, उसमें से जो हमें इंटरेस्ट देना होता है टूवर्ड्स अवर डेट कैपिटल,
वो हमारा टैक्स डिडक्टेबिलिटी हो जाता, मतलब वी डोंट नीड टू पे टैक्स ऑन दैट इंटरेस्ट, इसलिए वो होता है। बट एट द सेम टाइम आपका जो इंटरेस्ट है दैट हैज टू बी पेड रेगुलरली एंड इट हैज टू बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, यानी कि इसमें ये रिस्क है। फायदा ये है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन नुकसान ये है कि आपको टाइम से वापस करना पड़ रहा। भाई अगर मान लो उस वक्त हमारे पास पैसा नहीं हो तो हम क्या करें? किसी एक क्वार्टर हमारे पास इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं हुआ तो हम क्या करें? यानी कि एक तरफ फायदा एक तरफ नुकसान। तो हमें इन दोनों को देखना है कि हमारी कंपनी इन दोनों में से किस चीज को ज्यादा सपोर्ट कर सकती है। अगर हमारा कैश फ्लो अच्छा है तो हम डेट को ले सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली इंटरेस्ट वापस कर सकते हैं। तो ये आपका मतलब कि पॉजिटिव है कि डेट में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन नेगेटिव है कि आपको प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को देना है, राइट। बट इन इक्विटी आपको कोई कंपल्शन नहीं है। Thus, there is some amount of financial risk in debt financing. तो आपको वो देखना है। The overall financial risk depends on the proportion of debt in the total capital. तो कि आप एक कैपिटल लगाओगे उसमें कितना परसेंटेज आप डेट ले रहे हो। लेकिन अगर आप इक्विटी ले रहे हो, आप शेयर होल्डर्स को शेयर्स इश्यू कर रहे हो, भाई उसमें भी तो खर्चा है। द फंड रेजिंग एक्सरसाइजेस आल्सो कॉस्ट समथिंग, वो है फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? जब आप इश्यू कर रहे हो अपने शेयर्स को, तो शेयर्स को मार्केट में लाने से पहले आपको बड़े सारे फॉर्मेलिटीज लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अंडर राइटर्स, बैंकर्स को जो है इश्यू मतलब करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस आपको जो है इश्यू करना पड़ता, और इन सब में भी आपका अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है। And if the company is not having the flotation cost, normally it goes for the commercial paper. कमर्शियल पेपर का दूसरा नाम है ब्रिज फाइनेंसिंग, जो आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। तो दैट मीन्स आपके पास अगर फ्लोटिंग मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट को ले सकते हो तो देन गो फॉर इक्विटी। यानी कि दिस डिसीजन डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। दोनों में रिस्क है भाई, ऐसा नहीं कि आप इसमें रिस्क है उसमें रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों में है। मान लो फ्लोटेशन कॉस्ट भी आपने निकाल लिया, मार्केट आपका बूमिंग नहीं है, आपने आईपीओ इश्यू तो कर दिए, खरीदने वाला कोई नहीं है, देन वो भी एक रिस्क है। सो द मार्केट सिचुएशन हैज टू बी एनालाइज्ड। मार्केट अगर ठीक नहीं है और लग रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स लग रहा है कि आने वाले 6 महीने नहीं होगा, तो देन वी हैव टू गो फॉर द डेब्ट। या हो सकता है कि हमें प्रोजेक्ट को डंप करना पड़े। दिस इज हाउ वी टेक। नो डिसीजन कैन बी सेड एज वेरी चीप, और कई लोग कहते हैं रिटेन अर्निंग्स जो है वो सबसे चीपेस्ट होते हैं, बट नो, दे ऑल्सो हैव सर्टन, हर शेयर होल्डर नहीं चाहेगा कि आप रिटेन अर्निंग्स को यूज करो। देयर आर अदर फैक्टर्स। Therefore, first of all, you have to see what is the cost. मतलब आपको जो है एनालाइज करना पड़ेगा कॉस्ट को, यानी कि उसमें जो हमें इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, मतलब ओवरऑल जब हम टोटल वापस दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं। जैसे मैंने भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया मोबाइल का, व्हाट इज द कॉस्ट। मैंने 40,000 का मोबाइल लिया और 40,000 के मोबाइल को मैंने 60,000 में लिया, क्या 60,000 इज इट वर्थ? मुझे ये चीज सोचनी पड़ती, क्योंकि 2 साल बाद मेरे मोबाइल की कीमत क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। ये हमारे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बात कर रही हूं मैं। मेरे मोबाइल की आज कीमत 40,000 है, लेकिन 2 साल बाद तो उसकी कीमत भी 20,000 होगी, डिप्रिसिएशन भी तो होगा, और मैं उसको 60,000 में ले रही हूं, तो वेदर इट इज कॉस्ट वर्थ है या नहीं, हैव टू कंसिडर। सेम इज देयर, आप मशीनरी में डालोगे तो मशीनरी के अंदर यू हैव टू, डिप्रिसिएशन आपका जाएगा।
रिस्क जैसे हमने अभी दोनों में लिया, डेप्ट में फायदा यह है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, लेकिन आपका जो है रिस्क ये है कि यू हैव टू रिटर्न बैक। इक्विटी में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को देखना पड़ रहा, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। देन कैश फ्लो, a stronger cash flow position may make debt financing more viable than funding through equity। मतलब अगर आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड कैश फ्लो, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आप रेगुलरली वापस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो कम है, देन यू नीड टू थिंक, रीथिंक। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको जो है डेप नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसका जो क्वांटम होगा वो कम हो जाता। देन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि व्हेन यू आर फाइनेंसिंग देन आपको बिल्डिंग्स, क्योंकि आप कैश फ्लो, तभी तो आप कैश को कैसे वो करोगे, हाउ डू यू कैलकुलेट कैश, बाय सीइंग द वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स, तभी तो आपको पता रहेगा कि कैश इन हैंड कितना है, बिल्डिंग, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट मस्ट रिड्यूस फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। लोअर डेट फाइनेंसिंग इज बेटर। भाई अगर आपका ज्यादा है, आपको हर महीने ज्यादा पैसा देना पड़ता है सैलरीज में, देन रेंट में, इंश्योरेंसेस में, तो आपको डेट कम लेना चाहिए क्योंकि कैश फ्लो कम हो जाएगा। वाइस वर्सा। Control, in the debt the control is not diluted. Issues of more equity may lead to dilution of management's control over the business। क्योंकि जब हम क्वांटम बोलते हैं बच्चे, अब मान लो कि एक कंपनी है जो 1 करोड़, मतलब कि अब उनका इन्वेस्टमेंट कितना था, तो इन्वेस्टमेंट एक इंसान का तो नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है एक इंसान प्लस जो आपके इन्वेस्टर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं। अब उन्हीं के शेयर्स जो होते हैं, दैट इज आपका डाइल्यूट होता है कि 47, मैंने 51% वो रखते हैं अपने पास में। सो नाउ द 51% को अगर इफ दे आर डाइल्यूटिंग, तो देन कंट्रोल भी आपका कम हो जाता है। डेट में ऐसा कुछ नहीं है, तो कंपनीज अफ्रेड ऑफ टेक ओवर बिड वुड प्रेफर डेट टू इक्विटी। मतलब किसी और कंपनी को टेक ओवर करना है तो वो सोचेंगे कि हम कर्जा ले लेते हैं, क्योंकि इक्विटी लेंगे तो कंट्रोल खत्म हो जाएगा। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, जो मैंने अभी आपको बताया कि इन द देयर आर टू बुलिश एंड बियरिश पीरियड। बुलिश पीरियड जब स्टॉक मार्केट आपका अच्छा है, बट व्हेन देयर इज बियरिश पीरियड और उसके बाद अगर स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, तो उसमें डिप्रेस में तो आप इक्विटी शेयर को करके कोई फायदा नहीं है। अभी पीछे ऐसा हुआ भी था, द शेयर मार्केट वाज इन द डिप्रेशन एंड मेनी ऑफ द कंपनीज इश्यूड द शेयर्स एंड दे आर इन लॉस। तो खरीदने वाला कोई नहीं होगा, फिर उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाती है ओवर द पीरियड। 15 डेज के बाद जब आप उसको लिस्टिंग करते हो तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो कंपनी इज इन लॉस। So these are the factors that we need to understand before we fix up the financing quantum। मतलब कितना डेप्ट होना चाहिए, कितना आपका जो है दिस शुड बी देयर, आपका अपना पैसा होना चाहिए, दिस वी हैव टू से। पहला हमारा था कहाँ इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्ट करने के लिए यू हैव टू सी व्हाट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज प्लांट मशीनरी। अब प्लांट मशीनरी में आपको डेप्रिसिएशन देखना है ओवर द पीरियड, आपको जो है ओवर द पीरियड आपको ये भी देखना होगा। तो देन यू हैव टू सी फाइनेंशियल, फाइनेंस कहाँ से आएगा, व्हाट शुड बी द क्वांटम वी हैव टू कीप। कंपनीज के अलावा आपका टैक्स पॉलिसीज देखने पड़ते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखनी पड़ती हैं।
द नेक्स्ट इज आपका डिविडेंड, यानी कि जो आपके पास पैसा प्रॉफिट में आया। एक है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब हो गया जो आपने पैसा लगाया है उसकी कीमत बढ़ जाना। एंड दूसरा आपका आ जाएगा आपको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका कितना जाने वाला है उसको हम हाउ वी कैन डिवाइड इट, वेदर वी शुड डिवाइड द एंटायर प्रॉफिट और वी हैव टू डिवाइड ओनली अ पोर्शन, कुछ को हम रिटेन करें, that has to be taken. The third important decision that every financial manager has to take relates to the distribution of dividend. Dividend is that portion of profit. As I said, it is not the entire profit जो हम बांट देंगे, okay 1 crore आया चलो बांट दो, no. There is a quantum, they have to decide कितना percentage. समटाइम्स इट हैपेंस कि प्रॉफिट ज्यादा है तो हम बोनस शेयर्स भी देते हैं, बोनस प्रॉफिट भी देते हैं। तो द डिसीजन how much of the profit earned by the company after paying tax is to be distributed to shareholders and how much it should be retained. No company gives entire, मतलब वो डिक्लेयर करती है, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। कभी देखना if you are following the financial news, it is said Reliance has declared a dividend of 10%. That doesn't mean the company has earned 10% profit. The company may have earned 12%, 15%, 20%, but it will be declaring 10% as a profit because it has to go through many other formalities, like उनको टैक्स देना पड़ता है। देन बड़ी कंपनीज जो एक्सपैंड करना चाहती हैं, they have to retain some money. While the dividend constitutes the current income, reinvestment as retained earning increases the firm's future earning. ये पेपर में कई बार आता है, many times the students are, मतलब even the teachers are confused in this, you know, we have discussions, हमेशा यहाँ पर आता ही वाला। The extent of retained earnings also influences the financing decisions of the firm. फाइनेंसिंग, जब हम फाइनेंस करते हैं यानी कि डेप्ट और इक्विटी, तो कितना हम रिटेन कर सकते हैं। Since the firm does not require funds to extent of reinvested retained earning, the decision regarding dividend should be taken keeping in view the overall objective of maximizing the shareholders wealth. क्योंकि अच्छा डिविडेंड दोगे ना तो वो कंपनी की मार्केट शेयर को इंक्रीज करता है। If the company has declared a good dividend, then जो मार्केट शेयर आप देखना, अगर आज एक कंपनी ने 10% दिया है, लास्ट ईयर 6% था, तो आप देखोगे आने वाले टाइम में उस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ गया, क्योंकि सबको ये होगा कि यार ये कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट दे रही है, द कंपनी इज गिविंग अस गुड डिविडेंड, तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, तो एवरीबडी विल बी इन कॉम्पिटिशन टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना डिविडेंड देना चाहते हो। अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, अपना गुडविल बनाना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप हायर डिविडेंड दो, और हो भी सकता है कि आप वाइसली कुछ अमाउंट को रिटेन कर लो। तो नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दिस हैज कम इन द पेपर। What was the decision made by the financial management and write any 5 factors affecting this decision. मैंने यहाँ पर this decision इसलिए बोला है कि it relates to dividend, मतलब आप जो आपका प्रॉफिट आया है उसको आप अपने शेयर होल्डर्स में कितना परसेंटेज उसका आप बचा लोगे एंड कितना आप अपने शेयर होल्डर्स को बांटोगे। तो द वेरी फास्टेस्ट द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। सबसे बड़ी बात क्या होता है बेटा, देर आर मेनी फैक्टर्स व्हेन यू सी द डिविडेंड्स। फॉर एग्जांपल द कंपनीज लाइक द मास्टर कंपनीज लाइक विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, अगर आप इनका ओवरऑल 4-5 साल का अगर इनकम देखोगे ना, तो दे हैव बीन मोर और लेस द सेम। तो आपको ये देखना है कि जो आप डिविडेंड देने वाले हो, जो आपके पास अभी पैसा है,
और जो लास्ट ईयर का आपका जो बैलेंस शीट था उसके अंदर से आपको देना है। बैलेंस शीट में लास्ट ईयर रिफ्लेक्ट हुआ 10%, आपको उसमें से देना है। सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द अर्निंग एंड व्हाट इज द स्टेबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि ये जो कंपनीज हैं, दीज मास्टर कंपनीज हैव बीन हैविंग स्टेबल इनकम, मीन्स 1-2% ऊपर नीचे होता है, बट देर हैव बीन कंपनीज जिनका एक टाइम तो इतना रहा और एकदम से इतना हो गया। सो इफ द कंपनी जब वो इतना होता वो हायर डिविडेंड दे देता और अगले साल उनका एकदम कम होता, कम देता है, तो उनकी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं। सो यू हैव टू बिफोर यू डिसाइड कि मेरे को कितना देना, आपको 2 साल का देखना चाहिए। ओके, मेरी कंपनी में उतार चढ़ाव है तो मैं थोड़ा सा मीडियम रखूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मतलब अर्निंग इज आपका जो आपकी कंपनी अर्न करे, डिविडेंड होता है कंपनी किस पॉलिसी को शेयर करती है। दिस इज डिसाइडेड इन द मैनेजमेंट मीटिंग्स। दे फॉलो अ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर, मीन्स the increase in dividends is generally made when there is confidence that the earning potential has gone up, not just the earning of current year। जो अभी मैंने बोला कि आपको 2 साल 3 साल का देखना पड़ता है, तो कई बार कंपनीज 2-3 साल तक स्टेबल करती है 5% 6%। चाहे कंपनी ने प्रॉफिट 20% भी किया होगा ना तो भी वो 5 या 6% ही देगी। वो इसीलिए क्योंकि कंपनी को अपने अर्निंग को स्टेबलाइज करना पड़ता है, तब वो जाकर डिविडेंड को बढ़ा सकती है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स की पॉलिसी कई कंपनीज जो है दे फॉलो। इन अदर वर्ड्स, डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ऑल्टर्ड इवन इफ द चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल एंड सीन इन टेम्पररी। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो इस साल, पिछले साल 20% था, इस साल 40% है हमारा, हमने एकदम से अपने डिविडेंड को भी इंक्रीज कर दिया, अगले साल फिर 20% हो गया, तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस हमसे हट जाएगा। इसीलिए जब 20-40 है लेकिन और 2 साल हम देखेंगे, इफ इट हैज इंक्रीज देन हम अपने जो डिविडेंड स्टेबिलिटी है उसको हटाते। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मेनी टाइम्स अ कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन मोर मनी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो डेप्ट फाइनेंस में जाए, क्योंकि डेप्ट डेफिनेटली नई कंपनीज के लिए, ग्रोइंग कंपनीज के लिए इज डेट्रीमेंटल, क्योंकि डेप्ट के लिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, आपको इंटरेस्ट भी देना है, कई बार जो है सेबी आपके ऊपर जो है देयर इज अ लिमिट, आप कितना डेप्ट ले सकते हो। इसीलिए जो ग्रोइंग कंपनीज होती हैं दे मे इवन लुक फॉर दैट। The dividend in growth company is therefore smaller than that in non-growth. Cash flow, because dividend has to be paid from the current income. A company may be earning profit. Profit is quarterly, half yearly, overall. लेकिन उस वक्त उनके पास cash ना हो, so that also has to be seen. Then the shareholders preference. मैक्सिमम हमारे यहाँ पर इफ यू से कि मैम 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं तो क्या सबकी प्रेफरेंस? नो 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 नो। हियर वी टॉक अबाउट द जनरल शेयर होल्डर्स जो मैक्सिमम होते हैं हमारे कंपनी में, जो 51% स्टेक होल्डर्स हैं आपके, उनका क्या प्रेफरेंस है व्हेन द कंपनी इज डिसाइडिंग ऑन दिस फैक्टर। जो मैनेजमेंट, जब आपकी मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब डिसाइड कर रही होती है तो शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस को भी रखा जाता है। Taxation policy, which is really very very important, because जब आप प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट, अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ तो वो आपका माइनस हो जाता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी कंपनी किस तरीके की है, टैक्स पॉलिसी उसके ऊपर होता है, किसी जगह 30 है, किसी जगह 40 है। So the choice between the payment of dividend and retained earning is to some extent also the difference in tax treatment of dividends and capital gains. If tax is higher, कम देते हैं, and higher dividends may be declared if tax rates are relatively low. Though dividends are free of tax in the hands of shareholders, but not for the company. अब तो वो भी हट गया है, इस साल तो वो भी हट गया है।
इवन फॉर अस, अगर हमारे मतलब कि देयर इज सम लॉक, उसके ऊपर अगर हमें डिविडेंड मिलता है उस पर भी टैक्स है। अब तो ये अभी चेंज हुआ बेटा, दिस हैज बीन चेंज्ड। मीन्स when my company is declaring the profit, if मैं पूरे प्रॉफिट को दे रही हूँ, अब मैंने कोई कर्जा नहीं लिया है, तो मेरे को पूरे प्रॉफिट पर जो है तो 40% 50% आई हैव टू पे द टैक्स, राइट। लेकिन जिसको मिल रहा है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। बट नाउ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन दिस करंट ईयर, दे हैव चेंज कि देयर इज अ लिमिट, उसके ऊपर अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। ये चेंज है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अच्छी कंपनीज कौन नहीं चाहता, व्हाई एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन कंपनीज लाइक रिलायंस, अदानी और देवयानी। द रीजन इज कि स्टॉक मार्केट, जिस कंपनी का डिविडेंड अच्छा होता है उसकी गुडविल भी अच्छी बनती है। Investors in general view an increase in dividend as a good news and stock price react positively. Similarly, a decrease may be a negative impact. तो द इम्पैक्ट ऑफ आप कंपनी के गुडविल को कितना बना के रखना चाहते हो। कंपनी अगर एस्टैब्लिश्ड है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो एस्टैब्लिशिंग कंपनी होती है उनको ये भी देखना पड़ता है। एस्टैब्लिश कंपनी में प्रॉब्लम नहीं आती है, एस्टैब्लिशिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। So the dividend policy on the equity is one of the important factors while we are taking. पता लगा हमने लोअर डिविडेंड किया था, कल ही सारे मार्केट का शेयर उड़ गया। Then access to capital market, what is the meaning of this? Means when you are financing, मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ, फाइनेंसिंग, आपको फाइनेंस करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में कितना रिसोर्सेज है। Large and reputed company generally have easy access to capital market. कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हो गया, स्टॉक का आपका जो उतार चढ़ाव है वो आपका इजी रहता है। एंड दे डिपेंड लेस ऑन द रिटेन्ड अर्निंग टू फाइनेंस द ग्रोथ। दे कैन इजीली रेज कैपिटल, मतलब यहाँ पर है दे कैन इजीली रेज कैपिटल। अगर उनके पास रिटेन ना भी हो तो भी अगर उनको किसी जगह पे फाइनेंस करना है तो वो इमीडिएटली थ्रू द इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स वो कर सकते हैं। लेकिन देयर आर कंपनीज जो नहीं कर सकती है, देन these companies tend to pay higher dividend than the smaller company which have lower access to market. मार्केट का मतलब है बेटा जहां से आप पैसे को इश्यू करवाने वाले हो, आप पूल करने वाले हो। अगर आपकी कंपनी के पास इतना है, आपकी कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि whenever the company needs it has the access to financial market, then it's okay. Legal constraint, this is because कंपनी एक्ट जो है दैट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन पे आउट एज डिविडेंड, वो भी देखना पड़ता है। एंड वो मैंने आपको बताया कि व्हेन यू आर गेटिंग द डेट्स, व्हेन यू, तो कई जगहों पर सेबी जो है वो डालती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। दिस मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड से हो सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, ये होता है वाइल आपने फाइनेंस लिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लाइक द स्मॉलर कंपनीज दे गो फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने कुछ मतलब कि डाल दे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो वो कहते हैं कि 3 साल तक जब तक हमारे पैसे वापस नहीं आ जाते हैं यू विल नॉट बी डिक्लेयरिंग हायर डिविडेंड। द रीजन इज वो डिविडेंड हायर करेंगे और हो सकता है कि इंटरेस्ट में पे मतलब कि जो पे करना था वो नहीं हो पाया, दे आर डिफॉल्टर्स, इसीलिए दे में पुट सम कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। और होता है कभी कभी कंपनी लोन लेती है जहां आपका जो है ये वाला जो आई वाला है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स नहीं है उनके पास एक्सेस, कंपनी के पास, उन्होंने लोन ले लिया। अब लोन ले लिया है तो द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पुट सम restrictions
कि भाई यू कैन नॉट गिव, जब तक आप हमारा, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए डालते हैं, मे बी फॉर अ सर्टन पीरियड दे मे पुट, और फॉर द एंटायर पीरियड जब तक वो लोन वापस नहीं आ रहा. तो these are the three crucial decisions any finance manager has to take. And that is why financial management is one of the most important and you can say respected, field in MBA. क्योंकि आपको ये सारे, और इसी डिसीजन के ऊपर आपका जो CAs, आपके जो फाइनेंशियल मैनेजर्स, जो ये आपके होते हैं ना, इन सब के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ये सब इसी में सर लगाते हैं, और वही एक कंपनी के हेल्थ को बनाता है. You can just imagine how difficult it is for the companies to get, एक मतलब कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसमें आपको कॉस्ट अकाउंटेंट को रखना पड़ता है, कॉस्ट के फैक्टर्स को देखना पड़ता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितना हमारे लिए फीजिबल है. देन सेकेंड, आपको अगर पैसा पूल अप करना है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग करवानी पड़ती है, शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस को देखना पड़ता है. देन हाउ मच वी कैन टेक अप एज द इक्विटी कैपिटल, व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ रिटेन, व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ डेप्ट, अगर लेना है, डेप्ट लेना है तो कहाँ से लेना, कितना लेना है. देन व्हेन द प्रॉफिट्स आर इश्यूड, देन वी हैव टू सी दैट उसको हम किस तरीके से दें, बिकॉज कंपनी जो है इट इज नॉट सो ईजी. Not every company comes in the topmost, but it is आपको तो that has to be taken. So once ये हमारे major decisions है, which have to be taken by the finance manager. तो अब इन फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग. मतलब ये जो 3 हमने डिसीजंस लिए हैं, यानी कि वी नीड टू हैव द मनी at the right time. If it is not available, we should be able to procure it. क्योंकि जब हम कह रहे हैं डेप्ट, तो हमें फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को भी देखना है. एंड अगर एक्सेस फंड है और हमने डेप्ट उठा लिया है, तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, डेप्ट ले लिया, आपके पास रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द फ्यूचर ऑपरेशन. कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कहाँ पर वो, कहाँ से वो प्रोक्यूर करेगा, कैसे डिविडेंड को डिक्लेयर करेगा, ये सारी ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं. The planning is never, it is creative, it is innovative, but it cannot be, it is uncertain. It is only planning. Objective क्या है, प्रोजेक्ट आपका, सेटिंग अप द प्रीमिसेस, हर एक के लिए ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करना, और उसके बाद उसको चूज करना. तो वही प्लानिंग का जो प्रोसीजर है वो फाइनेंस में जाएगा, तीनों डिसीजंस में जाएगा, फाइनेंसिंग में भी, इन्वेस्टमेंट में भी, और आपके डिविडेंड में भी. It must be kept in mind that financial planning is not equivalent or substitute for financial management. वो manage करना है. Financial management is choosing the best investment financing alternatives by looking their cost. क्योंकि जहां आप पैसा लगाओगे, कितना आप रीप करोगे, उससे शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो उसकी प्राइस बढ़ता या कम होता है. Whereas financial planning aims in smooth operations of fund requirement and their availability in the light of financial decisions. जो decision लिया उसके according. जैसे if a capital budgeting decision is taken, that is machine, the operations are likely to be a higher scale. आपने पैसा लगाया तो भाई आपके पास आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा, आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा. सो आपको सारे फोरकास्ट करना है, अगर हमने मशीन में लगाया तो कितना हमारा खर्चा बढ़ेगा, कितना कम होगा. It enables the management to foresee the fund requirements, both the quantum as well as the timing. Likewise,
Shortage and surpluses are forecast so that necessary activities are taken in advance to meet those situations. यानी कि ये वाला आपके पेपर में आता है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. मैनेजमेंट का है शेयर होल्डर का वेल्थ, एंड प्लानिंग का है ensuring availability of funds whenever required and also that it is not raised unnecessarily. जरूरत पड़ने पे रेज भी करना चाहिए, ऐसा ना हो कि रेज कर दे और बाद में पता लगा ऑलरेडी पड़ा हुआ था. This include a proper estimations of the fund required for different purposes such as the purchase of long-term assets, meet to day-to-day expenses. Apart from this, there is a need to estimate the time at which these funds are to be made available, कब चाहिए हमें, and also the possible sources. Alternates हम करते. Excess funding is almost as bad as inadequate. Even if there is some surplus money, good financial planning would put it to best possible use so that resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost. क्योंकि अगर आपके पास पड़ा हुआ है और आपने डेट ले लिया तो what is the problem? आप डेट पर इंटरेस्ट दे रहे हो. तो that means financial planning is proper matching of funds requirement, their availability. This process of estimating fund requirement of a business, specifying the sources is called financial planning. जो है उसको इन्वेस्ट करके, उसको रीप करके, वो सारा आपका मैनेजमेंट. Planning takes consideration of growth, performance, investment, requirement of fund for a given period. Short term as well as long term. It relates to long-term growth, investment. It focuses on capital expenditure program. Short-term means आपका short-term financial plan called budget. हर साल में आपके किसी कंपनी में 3 months का बजट होता है, किसी कंपनी में 6 महीने का होता है, किसी कंपनी में साल भर का बजट होता है, तो वो हम यहाँ ऐड करते हैं. Typically, financial management planning is done for 3 to 5 years. For longer periods, it becomes more difficult. Plans made for periods of 1 year or less are called as budget. जो हमने प्लान्स में पढ़ा भी था, प्लानिंग में हमने पढ़ा भी था कि बजट इज अ वन टाइम प्लान, हमने पढ़ा था. तो बजट्स आर एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन ग्रेटर डिटेल्स. दैट कैन बी फॉर, आजकल तो देयर आर ट्रिमेस्टर्स, हाफ ईयरली, ईयरली बजट होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं होता. और वैसे जो प्लानिंग हम करते हैं वो 3 से 5 साल तक के लिए करते हैं. उस दौरान कैसा कंपनी का सारा हिसाब रहेगा वो करते हैं. इट बिगिंस विद द, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आता है. फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट. अब वो देखता है कि नेक्स्ट 5 साल में हमारे सेल्स का ग्रोथ कैसा रहेगा. Based on these, ये सिर्फ एस्टिमेट होता है. The financial statements are prepared keeping in mind the requirement of fund for investment in fixed and working. Then expected profits during the period are estimated. कि कितना हमें चाहिए होगा, हम अंदाजा लगाते हैं. How much of the fund requirements can be met internally through retained earnings? This results in estimation of external fund. फिर हम देखते हैं कि हमें बाहर से कितना लाना है. Further, the sources from which external funds requirement can be met are identified. Cash budgets are made. यानी कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो आता है वो यहाँ पर आ जाता है. Financial planning is an important part of overall planning of any business. यानी कि it has got a broader spectrum. It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of availability and timings of fund. It helps in forecasting what can happen in future under different business circumstances. By doing it is able to eventual जो situations होते हैं उनको हम समझ पाते हैं. For example, a growth of 20% in sales is predicted.
However, it may happen that growth rate is 10% or 30%. Many items of the expenses shall be different in these three situations. तो हमें तीनों situations को अब blueprint लेना पड़ता है. This preparation of alternative financial plans to meet different situations is clearly of immense help in running the bet smoothly. It helps in avoiding business shocks and surprises जो हम already planning में कर चुके हैं. Planning का मतलब ही ये है कि हम uncertainty को reduce करते हैं. We cannot completely evade it. Then जब हमने सबसे पहले sales forecast किया है तो हम coordinate करते हैं कि sales अगर इतना होना है तो production कितना होना चाहिए. अगर production इतना होना है तो क्या policies होनी चाहिए. Detailed plans of action prepared under financial planning reduces the waste, duplication of efforts, gapping in planning. It tries to link the present with future. It provides a link between investment and financing decisions on a continuous basis. अगर इतना invest करेंगे तो कितना पैसा चाहिए होगा, ये करेंगे तो क्या होगा. By spelling out the detailed objective for various business segments, it makes evaluation of actual performance easier. आपके पेपर में as a part एक आध बार it has also come that what difference between financial management and financial planning. Planning is a larger blueprint जिसमें आप आज से 3 से 5 साल के लिए कैसे कैसे करना है. What should be the sales, मतलब कि you are expecting, आप प्लान कर रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग आपके एक एक एरिया में जब आपका आएगा कैपिटल क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा आपका, ये आप जो हो उसके बीच बीच में लेकर आओगे. बिकॉज व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ सेल्स, तो सेल्स का मतलब आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करोगे. सेल्स का मतलब आप कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करोगे. सेल्स का मतलब, तो ये सारी चीजों को आप उसके अंदर लेकर आओगे. सो फाइनेंशियल प्लानिंग हैज अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैनेजिंग होता है फंड मैनेजमेंट. प्लानिंग होता है ओवरऑल फाइनेंस, कहां से आकर कहां तक जाएगा और उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है. दैट इज आपका प्लानिंग. वी वुड बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट वन, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर in our next class. And also capital structure mein you can see there are different situations which I had just I had done one rough work. Then what are the factors for capital structure, यानी कि डेब्ट कितना और इक्विटी कितना, वो कितना होना चाहिए, उसके जो आपके different factors हैं. Some of them you might have done in your accounts also. Then we have the कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारे कैसा होता है. ये तो था फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल, मतलब हमारा फिक्स्ड कैपिटल कैसा हो सकता है, हमारी कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल होता है. तो उसको मतलब कि विल बी डूइंग. ये वाला जो क्वेश्चन है इट हैज कम इन द एप्लीकेशन ऑल्सो एंड डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो. बट दिस क्वेश्चन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हैज मोस्ट ऑफ द टाइम कम एज द फाइनेंशियल लिवरेज वाला जो क्वेश्चन है. This has come as a numerical. So we'll discuss it at length.